हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने एप्रोरी एल्गोरिदम को एक एग्जांपल के थ्रू काफ़ी डिटेल में स्टडी किया था एंड हमने एप्रोरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हमने वो उन दो पार्ट्स में कवर किए हैं। हमने एप्रोरी को देखा, एप्रोरी प्रिंसिपल क्या होता है, प्रूनिंग कैसे हो रही होती है। उसके बाद हमने सपोर्ट को देखा, फिर हमने रूल्स जनरेट किए, फिर हमने लिफ्ट को देखा, कॉन्फिडेंस को देखा एंड पे कैंडिडेट आइटम सेट्स कैसे जनरेट हो रहे होते हैं, हमने ये भी देखा। आज की वीडियो में हम लोग प्रोसीड करेंगे हमारे अगले एल्गोरिदम की तरफ जो है एफ पी ग्रोथ एल्गोरिदम। एफ पी ग्रोथ एल्गोरिदम शुरू करने से पहले हम पहले ये देखेंगे कि हमें एफ पी ग्रोथ की ज़रूरत क्यों पड़ी है। एप्रोरी एल्गोरिदम की वो क्या शॉर्ट कमिंग्स थी, उसके वो क्या डिमेरिट्स थे कि हमें एफ पी ट्री की तरफ आना पड़ा। क्या शॉर्ट कमिंग्स थी एप्रोरी एल्गोरिदम की जो कि एफ पी ट्री ने जिनको एड्रेस किया है। अच्छा, एप्रोरी में एप्रोरी एक तो काफ़ी सिंपल एल्गोरिदम है, हमने पिछली वीडियोस में भी देखा, तो इजी टू इम्प्लीमेंट है, सिंपल एल्गोरिदम है। लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी शॉर्ट कमिंग है या उसका जो सबसे बड़ा जो डिमेरिट है वो ये है कि जैसे जैसे हमारे पास डेटा सेट का साइज़ इंक्रीज़ करता जाता है, हमारे पास जो डेटा सेट का साइज़ है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं और हमने सपोर्ट का जो थ्रेश होल्ड है या जो सपोर्ट काउंट हमने वो रखी हुई है वो हमने थोड़ी रखी हुई है। तो जब हमारा सपोर्ट थ्रेश होल्ड कम होगा, डेटा सेट का साइज़ इंक्रीज़ करता जाएगा, तो हमारे पास जो कैंडिडेट आइटम सेट्स जनरेट हो रहे होंगे वो ज़्यादा जनरेट होंगे। एक तो ये बड़ा मसला है, मतलब हमारे पास एप्रोरी एक तो पूरे जो हमारा डेटाबेस है उसको एक दफ़ा स्कैन लाजमी करता है। तो जब डेटा सेट इंक्रीज़ करेगा, उसका साइज़ इंक्रीज़ होगा, एप्रोरी ने उस पूरे डेटा सेट को स्कैन करना है, तो ये भी रिसोर्स एक्सटेंसिव टास्क है। उसके बाद जब हमने सपोर्ट थोड़ी रखी हुई होगी तो फिर कैंडिडेट आइटम सेट्स ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं, तो मींस के जैसे जैसे हमारा डेटा सेट का साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो हमारी जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो एप्रोरी एल्गोरिदम के लिए वो भी इंक्रीज़ करती जाएगी। तो हमें रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होंगे, कंप्यूटेशनल पावर भी हमें ज़्यादा चाहिए होगी जब हमारे पास डेटा सेट्स का साइज़ इंक्रीज़ कर जाएगा। तो ये जो मेमोरी एक्सटेंसिवनेस है, जो मेमोरी का एक्सेसिव यूज़ है एप्रोरी में, जब हमारे पास डेटा सेट्स इंक्रीज़ कर जाते हैं, उनका साइज़ बड़ा होता है, इस चीज़ को एड्रेस किया है एफ पी ग्रोथ एल्गोरिदम ने। एफ पी ग्रोथ एल्गोरिदम। अच्छा, एफ पी ग्रोथ एल्गोरिदम असल में जो एफ पी ट्री माइनिंग है इसको यूँ कह लें, एफ पी ट्री माइनिंग। अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि एफ पी ट्री ने कैसे वो जो उसके जो शॉर्ट कमिंग्स है एप्रियोरी की शॉर्ट कमिंग्स को एफ पी ट्री ने कैसे एड्रेस किया है, ये अभी हम आगे जाकर देखेंगे। एफ पी ट्री माइनिंग, इसके आगे से दो एल्गोरिदम्स हैं, दो एल्गोज हैं इसके। जो पहला वाला एल्गोरिदम है वो है फ्रीक्वेंट पैटर्न ट्री जनरेशन का। हम जो डेटा सेट को स्कैन करके फिर हर ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करते हैं, फिर जो ट्री जनरेट होता है, एक एल्गोरिदम इसके लिए है कि वो ट्री हम कैसे जनरेट कर रहे होते हैं। सेकंड एल्गोरिदम जो है वो हमारे पास उस ट्री में से आगे जो हम फ्रीक्वेंट पैटर्न्स फाइंड कर रहे होते हैं, फ्रीक्वेंट पैटर्न्स जो हम जनरेट कर रहे होते हैं यूजिंग दैट ट्री, तो वो उसके लिए वो सेकंड एल्गोरिदम है। मींस कि हमारे पास फ्रीक्वेंट पैटर्न ट्री माइनिंग के अंदर दो एल्गोरिदम्स हैं, एक में हम ट्री जनरेट करते हैं, दूसरे में हम उस ट्री से आगे फ्रीक्वेंट पैटर्न्स को फाइंड करते हैं। मोस्टली वीडियोस में जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं मोस्टली यूट्यूब में, उसमें फ्रीक्वेंट पैटर्न ट्री तक तो जनरेट वो करके दिखा देते हैं, लेकिन उससे वो आगे नहीं कराते। तो मैं अपनी इस वीडियो में एफ पी ग्रोथ रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, चाहे अगर आप इस डोमेन में रिसर्च करना चाह रहे हैं, अगर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, तो उसके लिए भी मैं जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं मैं उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूँगा। आपके एग्ज़ाम्स भी उसमें कवर हो जाएंगे और अगर आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखना चाह रहे हैं, अगर आप डेटा साइंटिस्ट हैं या अगर आप डेटा साइंस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसमें भी आपके लिए वो काफ़ी यूज़फुल होगा। तो हमारे पास दो एल्गोज होंगे। सबसे पहले मैं आपको फ्रीक्वेंट पैटर्न ट्री जनरेशन है वो बताऊंगा, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनको कवर करेंगे। उसके बाद अगर टाइम रहा तो आज ही की वीडियो में हम इसका जो सेकंड एल्गोरिदम है उसको भी हम स्टडी करेंगे कि आगे से हम उस ट्री से रूल्स कैसे जनरेट करते हैं।
अगर टाइम ना हुआ तो मैं इसको फिर पार्ट 2 वीडियो बना के इसको मैं सेकंड जो एल्गो है मैं उसकी पार्ट 2 में मैं उसको कवर कर लूँगा। तो कोशिश करूँगा कि मैं ये दोनों चीज़ें आज ही की इस वीडियो में मैं कंप्लीट कवर कर दूँ। अच्छा, हमने पहले बात की कि एप्रोरी जो है जैसे जैसे हमारे पास डेटा सेट का साइज़ इंक्रीज़ करेगा, एप्रोरी की जो कंप्यूटेशनल पावर है हमें जो रिक्वायर होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, उसकी हाई कंप्यूटेशनल पावर हमें रिक्वायर होगी। और सपोर्ट काउंट अगर हमने छोटा रखा है तो कैंडिडेट सेट्स जो हमारे जो कैंडिडेट आइटम सेट्स जनरेट होंगे वो ज़्यादा होंगे, हमें ज़्यादा स्पेस ज़्यादा मेमोरी चाहिए होगी, प्रूनिंग कम हो रही होगी अगर तो हमारी सपोर्ट कम है, तो जो हमारा जो स्पेस है जो जो मेमोरी है वो ज़्यादा एक्वायर होना शुरू हो जाएगी। तो उसको FP ट्री ने आगे से कैसे एड्रेस किया है। अच्छा, फ्रीक्वेंट पैटर्न है क्या चीज़? FP ट्री इस एल्गोरिदम में जो एक मेन चीज़ है वो FP ट्री की कंस्ट्रक्शन है। FP ट्री है क्या? फ्रीक्वेंट पैटर्न ट्री है क्या? आपने डेटा स्ट्रक्चर्स में ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। हमारे पास एक रूट नोड होती है, रूट नोड से आगे हमारे लीव्स होते हैं, फिर नोड्स आपस में कनेक्ट हो रही होती हैं। तो ये एक तरह का ट्री डेटा स्ट्रक्चर ही है। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि FP ग्रोथ का जो एल्गोरिदम है उसमें हमारे पास कैंडिडेट जनरेशन नहीं होती। एप्रोरी में हमारे पास कैंडिडेट जनरेशन हो रही होती है जिसकी वजह से हमें ज़्यादा मेमोरी चाहिए होती है, ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो FP ग्रोथ एल्गोरिदम के अंदर हमारे पास कैंडिडेट जनरेशन नहीं हो रही होती, नो कैंडिडेट जनरेशन। FP ग्रोथ के अंदर हमारे पास कैंडिडेट जनरेशन नहीं हो रही होती, एप्रोरी में हो रही होती है। FP ग्रोथ में हमारे पास कैंडिडेट्स जनरेट नहीं हो रहे होते। अच्छा, FP ग्रोथ में मैंने आपको बताया कि FP ट्री की जो कंस्ट्रक्शन है वो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस पूरे एल्गोरिदम का। तो FP ट्री है क्या चीज़? FP ट्री क्या चीज़ है? FP ट्री है कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनपुट डाटा। फ्रीक्वेंट पैटर्न माइनिंग के एल्गोरिदम्स में जो इनपुट डाटा होता है हमारे पास वो आपको पता है ट्रांजैक्शन डाटा होता है। तो FP ट्री क्या चीज़ है? ये हमारे पास ट्रांजैक्शन डाटा की कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन होती है। फॉर एग्जांपल ये हमने एग्जाम्पल डाटाबेस लिखी हुई है, इस एग्जाम्पल डाटाबेस को हम इसकी कंप्रेशन अचीव करेंगे, इसकी कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन होगी FP ट्री में। तो FP ट्री सिंपली क्या चीज़ है? ट्री एक डाटा स्ट्रक्चर है। तो FP ट्री इज़ अ कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनपुट डाटा, जो इन दिस केस ट्रांजैक्शन डाटा होता है। अच्छा, कंप्रेशन से क्या मतलब है? मैं अभी आपको ये थोड़ी जब हम इस एल्गोरिदम को हम जब शुरू करेंगे, स्टडी करना शुरू करेंगे, मैं आपको ये एग्जांपल करवाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कंप्रेशन से क्या मतलब, कंप्रेशन का क्या मतलब है। जब हमारे पास FP ट्री कंस्ट्रक्शन होती है, हमने कहा कि FP ट्री जो है वो कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन है इनपुट डाटा की। तो इस कंप्रेशन के थ्रू वो जो स्पेस वाला जो मसला था कि हाई स्पेस ज़्यादा मेमोरी चाहिए होती थी, वो ज़्यादा रिसोर्स एक्सपेंसिव था, ये चीज़ इस ट्री के थ्रू हमें अचीव होती है। तो चले स्टार्ट करते हैं FP ट्री की कंस्ट्रक्शन को, या इन शॉर्ट समझ लें कि FP ग्रोथ को हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो हमारे पास ये एग्जाम्पल डेटाबेस है। मैंने थोड़ी सी बड़ी एग्जाम्पल डेटाबेस ली है, छोटा नहीं लिया मैंने, एक छोटी नहीं ली, बड़ी एग्जाम्पल ली है, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप मुश्किल एग्जाम्पल अभी सॉल्व कर लेंगे तो फिर पेपर में जिस तरह की भी आपको क्वेश्चन आ गया आप उसको टैकल कर लेंगे। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस हैं इस डेटाबेस में वो आप देख सकते हैं 10 हैं, 10 नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस हैं। और जो हमारे पास टोटल आइटम्स हैं वो 5 हैं, ABCDE। तो यूनिक आइटम्स जो हमारे पास हैं वो 5 हैं। स्टेप 1 क्या है FP ग्रोथ एल्गोरिदम का? सबसे पहले हमने अपनी डेटाबेस को, पूरी जो डेटाबेस है हमने उसको एक दफ़ा स्कैन करना होता है। पूरी डेटाबेस को हम स्कैन करेंगे और इंडिविजुअल आइटम्स की हम उनकी सपोर्ट काउंट फाइंड करेंगे। तो ये जो पहला स्टेप है ये सेम है जैसे हम एप्रोरी में कर रहे होते हैं। एप्रोरी में भी पहला स्टेप यही होता है। तो सबसे पहले हमने पूरी डेटाबेस को स्कैन करने के बाद एल्गो क्या करेगा, इंडिविजुअल आइटम्स जो हैं ABCDE इन सब की सपोर्ट काउंट्स को वो जनरेट करेगा, सपोर्ट काउंट्स इनकी वो फाइंड करेगा। तो ये पहला स्टेप एप्रोरी में भी ऐसे ही होता है। अब देखें हमारे पास नीचे लिखें आइटम A है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसको सपोर्ट भी आप कह लें। इस एल्गो में हम मैंने इसको फ्रीक्वेंसी क्यों लिखा है मैं थोड़ी देर में, ये आपको खुद ही पता चल जाएगा।
आप बेशक इसको सपोर्ट लिख लें, फ्रीक्वेंसी लिख लें, एक ही बात है। तो आइटम ए की सपोर्ट 8 है। क्या मतलब, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा है कितनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के अंदर ए अपीयर हो रहा है। देखें ए फर्स्ट ट्रांजैक्शन में भी है, ए थर्ड ट्रांजैक्शन में भी है, फोर्थ में भी है, फिफ्थ में भी है, सिक्स में भी है, सेवन्थ में भी है, एट्थ में भी है, नाइन्थ में भी है। तो हमने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को काउंट किया तो हमारे पास 8 आया। मीन्स के हमारे पास ए जो है वो 8 नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के अंदर अपीयर हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है, लेट से ये हमारे पास ऐसे होता, फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास ऐसे होती, सेकंड हमारे पास होती ऐसे, यूं कर लें। अब सपोर्ट काउंट करते वक्त एक जो सबसे बड़ी जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने इंडिविजुअल जो है अकरेंस को भी काउंट करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है ऐसे भी कर दें कि वो ए को काउंट करना शुरू कर दें 1 2 3, और वो कहें कि सपोर्ट जो है ए की वो 3 है, विच इज़ रॉन्ग इन दिस केस। हमने सिर्फ ये देखना होता है कि वो कितनी ट्रांजैक्शंस में, कितनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस में वो अपीयर हो रहा है। अब देखें, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में ए 2 दफ़ा अपीयर हो रहा है, तो हम उसको 2 नहीं गिनेंगे, गिनेंगे हम ए की, क्योंकि वो इस फर्स्ट ट्रांजैक्शन में ए अपीयर हो रहा है, बस हमने ये काउंट करना है। तो यहाँ अपीयर हो रहा है फर्स्ट ट्रांजैक्शन, इधर अपीयर हो रहा है 2, तो इसकी सपोर्ट 2 है। हमने इंडिविजुअल अकरेंस को नहीं काउंट करना होता। ऐसा नहीं है कि ए को हम यहाँ से काउंट करना शुरू कर देंगे 1 2 3, नहीं, जितनी ट्रांजैक्शन में वो अपीयर हो रहा है वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हमने काउंट करनी होती हैं। सपोर्ट ये होता है। अच्छा, इसी तरह से हमने बी की सपोर्ट फाइंड की। बी की सपोर्ट क्या है, बी फर्स्ट में भी आ रहा है, बी सेकंड में भी आ रहा है, बी फिफ्थ में भी आ रहा है, सिक्स में भी आ रहा है, एट्थ में भी आ रहा है, नाइन्थ ट्रांजैक्शन में भी आ रहा है, एंड 10th में भी आ रहा है। तो हम इन सब को काउंट करेंगे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को, तो हमारे पास बी की जो सपोर्ट काउंट है वो आएगी 7, सी की फाइंड करेंगे 6 आएगी, डी की करेंगे 5 आएगी, ई की करेंगे हमारे पास 3 आ जाएगी। अच्छा, यहाँ तक हमारे पास स्टेप 1 हो गया। क्या था, स्कैन डेटाबेस वंस एंड फाइंड सपोर्ट काउंट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल आइटम्स, वो हमने फाइंड कर ली। स्टेप 2 जो एफ पी ग्रोथ का है, उसमें ये है कि ड्रॉ हेडर टेबल। हम एक हेडर टेबल बनाते हैं, ये मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा कि हेडर टेबल क्या होता है। एंड राइट एलिमेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, इसका मतलब ये है, हेडर टेबल जो हमने ये टेबल बना हुआ है, इसी को ही हेडर टेबल आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी जो एक्चुअल हेडर टेबल होता है सेल्वो में, वो जब हम इसके पार्ट 2 को देखेंगे, जो दूसरा एल्गोरिदम है जिसमें हम फ्रीक्वेंट पैटर्न्स जनरेट कर रहे होंगे उस ट्री से, तो हेडर टेबल का यूज़ वहाँ पर ज़्यादा आता है। तो वहाँ पर मैं आपको एक्चुअल हेडर टेबल बनाकर दिखाऊंगा, क्योंकि ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आप फिलहाल ये समझ लें कि ये एक हेडर टेबल है। अच्छा, जब हमने फ्रीक्वेंसी काउंट की तो हमने ये देखा, या आप देख सकते हैं ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 है, जो कि सबसे हाई है। बी की फ्रीक्वेंसी उससे कम है, सी की फ्रीक्वेंसी बी से कम है। तो ए की सबसे ज़्यादा है, बी की उससे कम है, सी की उससे कम है, डी की उससे कम है, ई की उससे कम है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ये चीज़ आ रही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने एग्जांपल ली है उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर ही में, ये देखें यहाँ पर जो आइटम सेट्स हैं वो अपीयर हो रहे हैं। लेकिन अगर ना हो रहे होते तो हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर जाते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, हमारे पास ए की सपोर्ट काउंट 8 है। लेट से हमारे पास यहाँ ए की सपोर्ट काउंट होती 7 और बी की होती 8। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो ऐसे हो जाती। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको प्लेस करना है। बी की जो है वो बी का सपोर्ट बड़ा है तो हम बी पहले लिखेंगे, ए की सपोर्ट बी से छोटी है तो हम ए को बाद में लिखेंगे, तो ये बी ए हो जाएगा। अभी तो यहाँ पर ए बी है ना, तो हम उसको बी ए कर देते। तो इस तरह से फिर हमने सारा, जब ये फ्रीक्वेंसी सब की काउंट हो जाएंगी, सपोर्ट्स काउंट हो जाएंगी स्टेप 1 में, उसके बाद हम हेडर टेबल बनाते हैं, और हेडर टेबल में हम डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में आइटम्स को प्लेस करते हैं। तो ये जो डेटाबेस मैंने ली है, जो एग्जांपल मैंने ली है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ही में प्लेस हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, ए की जो सपोर्ट है वो बड़ी है, 8 है, तो ये पहले आ रहा है। बी की सपोर्ट 7 है तो वो ए से छोटी है, तो बी बाद में अपीयर हो रहा है। अब देखें 6 वाली ट्रांजैक्शन को देखें, ए की सपोर्ट सबसे बड़ी है, उससे छोटी बी की सपोर्ट है, उससे छोटी सी की सपोर्ट है, और उससे छोटी डी की सपोर्ट है। इस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन में डी की सपोर्ट सबसे छोटी है, तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेंडिंग ऑर्डर ही में ये चीज आइटम्स जो हैं वो प्लेस हुए हैं। लेकिन अगर ऐसा ना होता, आपको एग्जाम्पल में कोई डिफरेंट एग्जाम्पल एग्जामिनर दे देता है, तो फिर आपने स्टेप 2 में जाकर
इसी तरीके से आप एक नया टेबल बनाएंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उनको जो आइटम्स हैं उसको प्लेस कर देंगे। स्टेप 3 में हम फिर जो हमारा है फ्रीक्वेंट पैटर्न ट्री है वो हम जनरेट करना शुरू करते हैं। अब हम यहाँ से एफ पी ट्री की कंस्ट्रक्शन को देखने लगे हैं कि एफ पी ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। एक चीज़ याद रखनी है कि एफ पी ट्री जब हम बनाते हैं तो हमेशा हमारी जो रूट नोड होगी वो नल होगी। हम नल से शुरू करते हैं। जब भी आप कोई भी जो प्रोसेस करेंगे आपने उसको नल से शुरू करना है, मतलब उसको नल से उसको प्रोसेस करना है। तो एफ पी ट्री में हमेशा जो रूट नोड होगी, ये हमारे पास रूट नोड है, तो एफ पी ट्री में हमेशा रूट नोड जो है वो नल से शुरू होगी। अच्छा, नल से हमने स्टार्ट कर दिया है। अब हम वन बाय वन ये जो हमारे पास ट्रांजैक्शंस हैं हम उनको प्रोसेस करेंगे। अच्छा, अब देखें ट्रांजैक्शन वन में हम आए, हमने देखा, ये एल्गो ने देखा कि ए बी आ रहा है, तो यहाँ से वो पाथ बनाएगा ये ए। अब चूंकि नल से हम पहली दफ़ा ए को प्रोसेस कर रहे हैं, मैं यूँ कह लें कि ए ट्रेवर्स हुआ है, तो ए को हम ऐसे वैल्यू दे देंगे 1। फिर यहाँ से आगे हम बनाएंगे जो दूसरा जो इसका आइटम है बी। अब बी भी पहली दफ़ा यहाँ से प्रोसेस हुआ है, तो इसको भी हम कर देंगे 1। अब ये हमारे पास जो पहली ट्रांजैक्शन है वो प्रोसेस हो गई है। अच्छा, अगेन एफ पी ट्री में हम ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उन हर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को हम एफ पी ट्री के पाथ में मैप करते हैं। मैं थोड़ा सा टेक्निकल वर्डिंग भी यूज़ कर रहा हूँ कि जब आप इस एरिया में अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, तो वहाँ ये टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हो रही होती हैं, तो आपको वहाँ ये मसला ना हो, इसलिए मैं टेक्निकल टर्म्स भी मैं साथ यूज़ करता जाऊँगा, मैं वो भी साथ आपको समझाता चला जाऊँगा। तो एफ पी ट्री में क्या होता है, ये जो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस हैं हम उन ट्रांजैक्शंस को एफ पी ट्री के पाथ में मैप कर रहे होते हैं। अब देखिए ये हमने एक पाथ बनाया है, ये एफ पी ट्री का पाथ है। अब ये इस पाथ पर हमने जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है उसको मैप किया, उसकी मैपिंग की है। तो ये होता है एफ पी ट्री जो कंस्ट्रक्शन है इस तरह से हो रही होती है। जो दूसरी मैंने आपसे बात कही थी कि एफ पी ट्री होता क्या है, वो कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन होती है ट्रांजैक्शन डाटा की या इनपुट डाटा की। कंप्रेशन क्या होती है, मैं थोड़ा सा ये एक दो ट्रांजैक्शन या दूसरी ट्रांजैक्शन जब हम करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, मैं फिर आपको वहाँ पे बताऊँगा। अच्छा, फर्स्ट ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो गई है, अब हम आएंगे सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ। सेकंड ट्रांजैक्शन में हमने देखा कि जो फर्स्ट आइटम है वो बी है। हर ट्रांजैक्शन जब आप प्रोसेस करेंगे तो आपने जो फर्स्ट आइटम है उसको नल से देखना है, नल से उसको प्रोसेस करना है। तो फर्स्ट आइटम है बी, तो बी पर हमने जाना है नल से। अब देखें यहाँ जो ऑलरेडी हमारे पास पाथ बना हुआ है, क्या हम वहाँ पर इस पाथ के अंदर बी तो है, बी हमारे पास ये प्रेजेंट है, क्या हम बी पर डायरेक्ट नल से जा सकते हैं? इस पाथ में देखें, नहीं जा सकते। हमारे पास ये जो बी आया है ये ए के थ्रू आया है, नल के थ्रू नहीं आया। तो क्या मतलब, फिर हमें नया पाथ बनाना पड़ेगा। फिर जब हम नया पाथ बनाएंगे नल के थ्रू हम अब बी पर आए। अब चूंकि हम एक नए पाथ के थ्रू आए हैं, ये वाला पाथ यूज़ नहीं किया, तो फिर इस वाले न्यू जो बी आया है उसको हम फिर वैल्यू देंगे 1 की। अच्छा, अब जो सेकंड जो आइटम है वो सी है। अब हम सेकंड आइटम को प्रोसेस करेंगे। अब देखें सी आ रहा है बी के बाद, तो हम यहीं से आगे सी, यहाँ भी आप हो सकता है आप इधर से आगे बना दें, लेकिन अगर आप यहाँ से आगे सी बनाएंगे तो उसके पीछे क्या है बी, और बी स्टार्ट होना चाहिए था नल के साथ। तो आप इस वाले पाथ को यूज़ नहीं कर सकते, आपने फिर इसी पाथ को यूज़ करना है। नल से बी पे गए, बी से आगे हमने किया सी को प्रोसेस। अब चूंकि ये सी इस पाथ से पहली दफ़ा आ रहा है तो इसको भी हमने 1 किया। देन हमने किया डी। ये अब हमारे पास सेकंड ट्रांजैक्शन जो है उसकी मैपिंग हो गई है एफ पी ट्री के पाथ में। सेकंड ट्रांजैक्शन हमारे पास प्रोसेस हो गई है। अब हम आएंगे थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ। सबसे पहले है हमारे पास ए। अब जैसे मैंने कहा कि हर ट्रांजैक्शन में आपने जो फर्स्ट आइटम है उसको वहाँ तक उसको नल से प्रोसेस करना है। अब देखें जो ऑलरेडी हमारे पास जो ट्री बना हुआ है, जो पाथ हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमने देखना है कि क्या हम नल से ए की तरफ आ सकते हैं। कोई पाथ है हमारे पास ऐसा, हमारे पास पाथ है, हम इस वाले नल से, ये देखें नल एक ही है, तो नल से हम ए की तरफ आ सकते हैं, तो हम इसी को प्रोसेस करेंगे। अब देखें सेम पाथ पे हमने उसको दूसरी मैपिंग की है। ये पाथ पहले से मौजूद था,
इस पाथ पर हमने जो पहले कोई ट्रांजैक्शन ऊपर गुजर गई है, लेट से ट्रांजैक्शन जो 1 थी, हमने उसकी मैपिंग की। अब इसी पाथ पर हमने थर्ड ट्रांजैक्शन की मैपिंग करनी है। तो अब हम इसको ए की वैल्यू को चेंज करके ऐसे कर देंगे, 2 कर देंगे। ए हो गया हमारे पास प्रोसेस। अब हमारे पास है सी। अब सी, यहाँ से हम न्यू एक पाथ बनाकर इसको ऐसे करेंगे सी। अब ये इस वाले न्यू पाथ के थ्रू सी पहली दफ़ा आया है तो हमने सी को 1 कर दिया। सी के बाद है डी। अच्छा, ऐसा नहीं करना कि आप सी से ऐसे डी बना दें या जो नोड्स हैं उन नोड्स में से आगे पीछे आप चले जाएं, ऐसा नहीं करना। आपने पीछे से ना उसको पाथ को फॉलो करना होता है। अच्छा, आप देखें फिर हमारे पास डी है, डी को ऐसे किया एंड देन हमारे पास ई आया है और ई इस पाथ के थ्रू पहली दफ़ा आ रहा है तो हमने इसको 1 किया है। आई होप ये आपको पॉइंट्स समझ में आ रहे होंगे। अब हम प्रोसेस करेंगे फोर्थ ट्रांजैक्शन को। फोर्थ ट्रांजैक्शन में देखें, सबसे पहले हमारे पास ए आ रहा है और हमने जैसे कि बात की कि हमने नल के थ्रू ए पर आना है, तो हमारे पास ऑलरेडी पाथ है जिस पे हम नल के थ्रू ए को ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो अब ए, इसकी हम वैल्यू कर देंगे 3। अच्छा, ये देखें हम जब हम सेकंड पे आए, थर्ड ट्रांजैक्शन पे आए और फोर्थ ट्रांजैक्शन अभी हम प्रोसेस कर रहे हैं। ए प्रोसेस हो गया है, ए को हमने प्रोसेस कर दिया है। अब आप ये देखें, हम न्यू या अलग पाथ्स नहीं बना रहे। हम थर्ड ट्रांजैक्शन में ए के लिए दूसरा पाथ नहीं बना रहे। अब फोर्थ ट्रांजैक्शन को हम प्रोसेस कर रहे हैं तो हम फोर्थ ट्रांजैक्शन के अंदर ए के लिए हमने अलग से पाथ नहीं बनाया। ऑलरेडी जो पाथ हमारे पास था हमने उसी के ऊपर हमने उस ट्रांजैक्शन की मैपिंग कर दी है। इसको कहते हैं कंप्रेशन। अलग से पाथ नहीं बना रहे। अलग से पाथ बनाते, अगर हम हर ट्रांजैक्शन का अलग से पाथ बनाते चले जाएं तो हमारे पास ट्री का साइज़ इंक्रीज़ करता चला जाएगा। फिर तो जो हमारा जो मकसद था, जो हमने शॉर्ट कमिंग जो एप्रियोरी की थी, जो दूर करनी थी, वो तो फिर दूर नहीं होगी। मसला तो फिर इसमें दोबारा आ जाएगा कि हमारे पास ट्री बहुत बड़ा जनरेट हो जाएगा। फिर उस ट्री को हम कौन सी मेमोरी में फिट करेंगे? तो इसको कहते हैं कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन, कि हमने एक ट्रांजैक्शन एक ऑलरेडी प्रेजेंट पाथ के ऊपर मैप हो सकती थी तो हमने उसी के ऊपर उसकी मैपिंग की है। हमने अलग से पाथ नहीं बनाया। अब देखें, हम इसी वाले पाथ को यूज़ कर रहे हैं ए के लिए। ये यूज़ हो सकता था तो हमने इसी को यूज़ किया है। हमने अलग से ए के लिए पाथ नहीं बनाया। तो इसको कहते हैं कंप्रेशन। इसको कहते हैं कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन। इसके थ्रू ये जो प्रोसेस अभी हो रहा है, इसके थ्रू हम कंप्रेशन अचीव करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि एफपी ट्री इज़ अ कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनपुट डाटा। अब आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, हमने ए को प्रोसेस कर लिया था, ए हो गया था 3। देन हमने डी को करेंगे। अब देखें, हम यहाँ से डी पर नहीं आ सकते ए के थ्रू, क्योंकि ये सी पर जा रहा है और बी पर जा रहा है। तो हम डी को करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके इस वाले को मैं आगे बना देता हूँ। ये बी था, ये सी था एंड ये डी था। तो मैंने वो यहाँ से रिमूव करके ना इसको आगे थोड़ा सा कर दिए ताकि वो आगे जो हमारी ट्रांजैक्शंस हम जो बनाएंगे, मैपिंग करेंगे, वो हमारे लिए करना आसान हो। अच्छा, अब हम ए के थ्रू फोर्थ ट्रांजैक्शन में थे, ए को हमने प्रोसेस कर दिया। अब आगे है डी। डी के लिए हम एक ऐसे पाथ बना देंगे। अब डी इस पाथ के थ्रू पहली दफ़ा आया तो हमने इसको 1 कर दिया। डी के बाद हमारे पास ई है, ऐसे कर दें। अब हमारे पास फोर्थ ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो गई है। अब हम जाएंगे फिफ्थ ट्रांजैक्शन पे। अब फिफ्थ ट्रांजैक्शन में अगेन हमारे पास पहले ए आ रहा है। ए पर क्या हम नल से जा सकते हैं? जी जा सकते हैं। हमारे पास ये पाथ ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम इसी पाथ को यूज़ करेंगे। तो ए हमारे पास अब हो गया 4। ये जो आप देख रहे हैं ना, B1 A4 C1 D1, ये हम क्यों लिख रहे हैं? ताकि हम वो जो सपोर्ट काउंट्स हैं हम उसको रिप्रेजेंट कर सकें। अगर ये 7 A3 A2 A1 इस तरह से ना लिख रहे हों फिर तो हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रांजैक्शन डाटाबेस में ए कितनी दफ़ा ए की सपोर्ट काउंट क्या है, ए कितनी दफ़ा अपीयर हो रहा है। तो ये उनका ट्रैक रखने के लिए हम ये सारी चीज़ें साथ लिख रहे होते हैं। अच्छा, ए प्रोसेस हो गया। देन बी है। बी देखें हमारे पास पहले से है। अब हम न्यू पाथ नहीं बनाएंगे। हमने बी पर जा सकते हैं तो हम इसी पाथ के ऊपर हम इस वाली ट्रांजैक्शन की मैपिंग करेंगे। ये है कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन। अब बी इस पाथ को यूज़ किया, ये हो गया 2।
क्यों 2 किया, इसको 2 क्यों किया है कि ये जो फिफ्थ वाली ट्रांजेक्शन है हम इसको रिप्रेजेंट कर सकें, फिफ्थ वाली ट्रांजेक्शन के बी को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकें। देन सी आ रहा है। अच्छा, फिफ्थ वाली ट्रांजेक्शन हमारे पास होगी। अब हम सिक्स्थ को प्रोसेस करेंगे। सिक्स्थ पर जब हम आए तो सबसे पहले है हमारे पास ए हमारे पास ऑलरेडी है तो हम इसको ही यूज़ करेंगे, हमने इसको कर दिया 5। देन हमारे पास है बी भी ऑलरेडी है, हमने इसको कर दिया 3। देन हमारे पास सी है, सी ऑलरेडी था तो हमने इसको कर दिया 2 ऐसे। देन हमारे पास है डी पहले नहीं था तो हम इसको बनाएंगे ऐसे। अब इस पाथ के थ्रू डी पहली दफ़ा आया तो हमने डी को 1 किया है, इस वाले डी के साथ नहीं जोड़ दिया। अच्छा, अब सेवन्थ ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करेंगे। सेवन्थ ट्रांजेक्शन में हमारे पास है ए, तो नल से ए पर जाना है। नल से हम ए पर देखें जो हमारे पास ट्री प्रेजेंट है, जा सकते हैं, इसी पाथ पर जाएंगे। तो ये 5 था तो इसको हमने कर दिया 6 हो गया। अच्छा, अब एथ ट्रांजेक्शन को हम प्रोसेस करेंगे। एथ ट्रांजेक्शन जब प्रोसेस होगी तो सबसे पहले हमारे पास ए है, इसी पाथ को यूज़ करेंगे। ये हो गया 7। देन हमारे पास बी है, बी 3 था तो अब ये हो जाएगा 4। देन सी है, सी इसी पाथ पे आएंगे, 2 था तो अब हो गया 3। हमारे पास एट्थ ट्रांजेक्शन भी प्रोसेस हो गई है। अब हम नाइन्थ ट्रांजेक्शन की तरफ जाएंगे। नाइन्थ ट्रांजेक्शन में सबसे पहले आ रहा है ए, नल से ए की तरफ जाना है, ऑलरेडी पाथ है, इसी पाथ पर हम मैपिंग करेंगे। ए अब हो जाएगा 8। अब उसके बाद बी है, बी को प्रोसेस करना है, यही पाथ यूज़ किया जा सकता है। तो बी जो पहले 5 था वो हो गया अब 6। अच्छा, अब जो थर्ड इसका जो आइटम है वो है डी। अब जब हम डी पर आएंगे तो यहाँ से देखें बी से डी पर नहीं जा सकते तो डी के लिए हम अलग से ऐसे एक पाथ बना लेंगे। डी ये ले 1 हो गया। नाइन्थ ट्रांजेक्शन हमारे पास कंप्लीट हो गई है। अब हम आएंगे 10th ट्रांजेक्शन में। तो जब हम 10th ट्रांजेक्शन के अंदर आएंगे तो सबसे पहले है हमारे पास बी। अब देखें नल से बी की तरफ जा सकते हैं, ये हमारे पास ऑलरेडी पाथ प्रेजेंट है, हम जा सकते हैं। तो ये 1 था, इसको हम कर देंगे 2। सेकंड आइटम जो हमारे पास था वो सी था। नल से बी पर आए, देखें नल से बी पर जाना है, बी से सी पर जाना है, तो यही पाथ हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम उसी को यूज़ करेंगे। तो ये जो सी हमारे पास 1 था ये अब हमारे पास हो जाएगा 2। अच्छा, अब हमारे पास जो थर्ड इसमें है जो आइटम है वो है ई। अब यहाँ से ई पर हम नहीं जा सकते, इसलिए हमने इसको नया पाथ एक बनाना है, ई = 1। अब ये हमारे पास जितनी भी जो नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स थी वो सारी नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स हमने कंप्लीट करनी है। ये सारी नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स हमारी प्रोसेस हो गई हैं। तो ये हमारे पास जो फाइनल जो ट्री बनकर आया है वो इस तरह से है। सॉरी, ये 5 था, मैंने इसको चेंज कर दिया था, लेकिन ये 5 था। ये जो हमारे पास बनकर आया है इसको कहते हैं फ्रीक्वेंट पैटर्न ट्री। ये है ट्री। अब देखें हमने इस वाले जो इनपुट डाटा था, जो ट्रांजैक्शन डाटा था हमारे पास, हमने इसको कंप्रेस करके इसको कंप्रेस किया तो हमारे पास ये ट्री बनकर आया है। तो ये ट्री असल में क्या है, ये कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन है इस वाले डाटा की। मैं अगेन फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन क्या मतलब, हमने इंडिविजुअल जो ट्रांजैक्शंस थी उनके लिए अलग से पाथ नहीं बनाए, हमने हर ट्रांजैक्शन को एफपी ट्री के पाथ पर उसकी मैपिंग की है। जहाँ ऑलरेडी पाथ था जिसको यूज़ किया जा सकता था हमने उसी पर मैपिंग की, जहाँ पाथ नहीं मिल सकता, नल से नहीं जा सकते थे, तो हमने एक नया पाथ बनाया। तो इसकी हमने मैपिंग की इन सारी ट्रांजैक्शंस की इस वाले एफपी ट्री के अंदर। अब देखें आप काउंट करेंगे ना तो ये जो आपके पास जो फ्रीक्वेंसीज आपने काउंट की थी, आपको ये जो ट्री में जो ये बनकर आएंगी वो सेम होंगी। देखें यहाँ ए की फ्रीक्वेंसी है 8, जो सपोर्ट काउंट है 8 है, वो यहाँ पर भी 8 है। बी की 7 है तो बी यहाँ 5 है, और कहाँ पर आ रहा है बी, इधर है 5 6 7, ये देखें 7 है। सी की 6 है, सी देखें यहाँ पर 3 है, 4 5 6, सी 6 आएगा। तो डी की आप काउंट करेंगे, यहाँ देखें डी 1 है, फिर हमारे पास यहाँ 2 3 4 और फिर ये वाला डी हमारे पास 5। फिर ई को काउंट करेंगे, ई 1, ये वाला 2 एंड देन ये वाला 3। तो ये आपके पास सेम आनी चाहिए। तो यहाँ तक था एफपी ट्री की कंस्ट्रक्शन। हमने एफपी ट्री की कंस्ट्रक्शन को देख लिया। अब यहाँ से एक और चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट रहती है, हमने नोड्स को आपस में कनेक्ट करवाना होता है।
डी वाला जो नोड है वो डी वाले नोड के साथ कनेक्ट होगा, ए नोड ए वाले नोड के साथ कनेक्ट होगा। अच्छा, अब ये नहीं देखना कि A8 जो है वो A8 ही के साथ कनेक्ट होगा, ऐसा नहीं है। A1 अगर कहीं पर है तो वो A7 के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। ए वाले नोड्स ए के साथ कनेक्ट करवाने हैं, बी वाले नोड्स बी के साथ कनेक्ट करवाने हैं, तो हम ये कनेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये ए है और हमारे पास कहीं ए नहीं है, ये नहीं कनेक्ट हो सकता। ये बी है, तो बी और कहाँ कहाँ पर है, इधर है, तो ये बी देखें, ऐसे एक डॉटेड लाइन के साथ हमने इस वाले के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। फिर ये वाला जो डी है इसको हमने इस वाले नोड के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये जो E1 है ये इसके साथ कनेक्ट होगा, फिर ये इसके साथ होगा, फिर ये जो D1 है ये इसके साथ ऐसे कनेक्ट होगा, फिर ये D1 इसके साथ है, ये जो C1 है ये इसके साथ C1 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये C3 है, ये इस वाले C के साथ कनेक्ट कर दें इसको। ये D1 है, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दें। ये वाला C है, ये कनेक्ट हो गया है, ये E सारे चले कनेक्शंस हो गए। तो आपने FP ट्रीज़ में एंड पे देखा होगा इस तरह के जो कनेक्शंस हुए होते हैं। मैंने आपको वो बता दिया कि ये जो डॉटेड लाइंस होती हैं ये असल में हमने नोड्स को कनेक्ट किया हुआ होता है। सेम जो नोड्स होंगे, D को D के साथ, A को A के साथ, B को B के साथ, A को A के साथ, मतलब जो सेम जिसमें आइटम सेट्स होंगे। क्यों कनेक्ट करवा रहे होते हैं? क्योंकि सेम आइटम्स होते हैं उसमें, तो हम उसको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ये जो कनेक्शंस हैं ये असल में हैं क्या चीज़, इनको कहते हैं पॉइंटर्स। ये जो कनेक्शंस आपने देखा ना, जो डॉटेड लाइंस हम बना रहे हैं, अभी मैंने आपके सामने बनाए हैं, ये इनको क्या बोलते हैं? ये है पॉइंटर्स। तो जब हम ये इसकी कोडिंग करते हैं तो पॉइंटर्स हम क्यों मेंटेन कर रहे होते हैं? हमने ट्रैक रखना होता है। हम पॉइंटर्स के थ्रू हम पॉइंट कर रहे होते हैं। यहाँ के देखें, ये जो पॉइंटर है सेम आइटम है, डी में भी वही आइटम है, उस वाले में भी वही आइटम है, डी में डी ही है ना, इसमें भी डी है, उसमें भी डी है। अब देखें यहाँ पर A8 है, मतलब 8 दफ़ा, मतलब इसकी सपोर्ट काउंट 8 है। तो इसका ये है तो 8 है, तो ए ही ना। तो A8 लेट से A8 अगर कनेक्ट हुआ है, A8 का ये नोड है ये कनेक्ट हुआ है A2 के साथ, तो है तो दोनों में ए ही, सेम आइटम है। इवन हालांकि उनकी सपोर्ट डिफरेंट है, सिर्फ सपोर्ट डिफरेंट है, आइटम तो सेम ही है। तो हम जो सेम आइटम्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करवा देते हैं। वो जो कनेक्शन ये जो हमने डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है ये हम अचीव करते हैं जब कोडिंग में इसको करेंगे, तो इसको पॉइंटर्स के थ्रू करेंगे। इन कनेक्शंस को हम बोलते हैं पॉइंटर्स। हमने पॉइंटर्स क्यों यूज़ किए हैं? क्योंकि हमारे पास सेम थे, आइटम सेम थे, तो दूसरे आइटम को रेफ़र करने के लिए, अब देखें ये D1 है, ये D1 है, सेम आइटम है, दोनों में D है। इस D से उस D को पॉइंट करने के लिए हमने पॉइंटर्स का यूज़ कर दिया है, तो ये पॉइंटर्स हैं। अच्छा, अब जो FP ग्रोथ या फ्रीक्वेंट पैटर्न ट्री माइनिंग का जो फर्स्ट एल्गोरिदम है FP ट्री की कंस्ट्रक्शन का, वो हमने यहाँ पर अभी इस पॉइंट तक हमने वो सारा जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इससे आगे अच्छा, नॉर्मली मोस्टली जो यूट्यूब पर आगे पीछे जो लेक्चर्स हैं, इवन के यूनिवर्सिटीज़ में भी यहीं तक करवाया जाता है, इससे आगे नहीं करवाया जाता। तो जो FP ग्रोथ का एल्गोरिदम है वो आपको इधर तक ही कराते हैं, इससे आगे नहीं कराते। एग्ज़ाम्स में भी यहीं तक ही आता है, इससे आगे नहीं आता। तो लेट से अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी ने इससे आगे भी करवाया हुआ है आपके कोर्स में, अगर इससे आगे भी है, तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको भी कवर मैं करूँगा। यहीं से आगे मैं जो इसका जो दूसरा एल्गो है फ्रीक्वेंट पैटर्न्स जनरेट करने का, मैं उसको भी मैं यहाँ से आगे इसको देखेंगे, हम उसको भी स्टडी करेंगे। इसी एग्जांपल के थ्रू हम उसको स्टडी करेंगे। तो अगर आपको यूनिवर्सिटी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में अगर आपको सिर्फ यहीं तक करवाया गया है, तो आप बेशक यहीं तक ही इसको प्रिपेयर कर लें। तो आपके यहाँ तक भी इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, FP ट्री की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। तो अगर आप सिर्फ ये वीडियो भी देख लेते हैं और अगर आपको यूनिवर्सिटी में सिर्फ यहीं तक करवाया गया है, तो आपको एग्ज़ाम में कोई मसला नहीं होगा, आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन मैं इसको, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट देना है, बहुत से लोग जो ग्रेजुएट्स हैं उन्होंने, अगर वो इस डोमेन में रिसर्च करना चाह रहे हैं या जो प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देख रहे हैं, इन प्रैक्टिस इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो उनके लिए मैं फिर इससे आगे भी
मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो जो फ्रीक्वेंट पैटर्न ट्री का जो दूसरा जो एल्गोरिदम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेंथी भी है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जो हम इस ट्री को यूज़ करते हुए जो फ्रीक्वेंट पैटर्न्स जनरेट। अब देखें, ये फ्रीक्वेंट पैटर्न्स नहीं है, ये तो सिर्फ कंप्रेशन है इस डाटा सेट की। हमने इनपुट डाटा सेट को कंप्रेस्ड करके लिख दिया है। फ्रीक्वेंट पैटर्न्स तो हमारे पास अभी जनरेट होकर नहीं आए, फ्रीक्वेंट पैटर्न्स को हमने जनरेट अभी करना है, तो उस पर मैं बनाऊंगा वीडियो इसके बाद। तो नेक्स्ट वीडियो उसी पर आएगी। अभी तक जो जितनी चीज़ें हमने देख ली हैं मैं एक दफ़ा रिवाइज़ कर देता हूँ अगेन। मैं अपनी वीडियोस में बीच बीच में टेक्निकल वर्ड्स को भी मेरी कोशिश होती है कि जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं मैं वो यूज़ करता रहूँ, ताकि आप लोगों को उन टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ का भी पता चलता रहे। क्यों, अगर आप इन चीज़ों को रिसर्च आर्टिकल्स में जाकर पढ़ेंगे या डिफरेंट बुक्स से अगर आप ये रीड करना चाह रहे हैं तो आपको फिर वहाँ वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो फ्रीक्वेंट पैटर्न ट्री की तरफ हम क्यों आए, एफपी ग्रोथ की तरफ हम क्यों आए? सबसे पहले हमने डिमेरिट्स को देखा एप्रियोरी के। हमने ये देखा कि जैसे जैसे डाटा सेट का साइज़ इंक्रीज़ करेगा एप्रियोरी में, ज़्यादा जो कैंडिडेट आइटम सेट और सपोर्ट काउंट हम छोटा रखेंगे, तो कैंडिडेट आइटम सेट जो हमारे पास जनरेट होकर आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे, हमें ज़्यादा मेमोरी रिक्वायर होगी। तो जब ज़्यादा मेमोरी रिक्वायर होगी तो वो एक रिसोर्स एक्सटेंसिव एल्गोरिथम बन जाता है। तो फिर हम आए एफपी ग्रोथ की तरफ। एफपी ग्रोथ में जो इम्पोर्टेंट एक स्टेप है वो है एफपी ट्री की क्रिएशन का। एफपी ट्री जो जनरेट होता है, एफपी ट्री क्या चीज़ है? एफपी ट्री जो हमारा इनपुट डाटा है, ट्रांजैक्शन डाटा है, उसकी कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन है। कंप्रेशन क्या होता है? हमने देखा कि जब हम इंडिविजुअल ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, हम उन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को एफपी ट्री के पाथ पे हम उसकी मैपिंग कर रहे होते हैं। अगर तो ऑलरेडी एक पाथ है उसको यूज़ किया जा सकता है तो हम उसी पाथ को यूज़ करेंगे, अलग से एक पाथ नहीं बनाएंगे। तो ये सारी है कंप्रेशन। फिर हमने आखिर में देखा कि ये जो कनेक्शंस हैं, ये जो हम आपस में नोड्स को कनेक्ट करवा रहे होते हैं, इनको कहते हैं पॉइंटर्स। और नोड्स कैसे कनेक्ट होते हैं? जो सेम आइटम्स होते हैं हम उनको आपस में कनेक्ट करवा देते हैं। आगे जो दूसरा जो पार्ट होगा इस एल्गोरिदम का, जो सेकंड एल्गोरिदम होगा फ्रीक्वेंट आइटम्स जनरेट करने का, उसमें इन पॉइंटर्स का बड़ा इस्तेमाल है। उसमें ये पॉइंटर्स बहुत यूज़ होते हैं। तब जाकर आपको समझ में आएगा कि हमने ये कनेक्शन, ये पॉइंटर्स हमने क्यों यूज़ किए, हम क्यों पॉइंट कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़, ये जो हमारे पास जो ट्री दो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, जो दो चीज़ें रह गई हैं, मैं उनको इसी में कवर कर दूं ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको इसी वीडियो में कवर हो जाएं। ये जो हमारे पास जो ट्री बनकर आया है ना, अगर तो ये ट्री हमारे पास थोड़ा सा छोटा है, अगर ट्री का साइज़ छोटा है ना, तो वो मेन मेमोरी में डायरेक्टली भी फिट हो सकता है। हमारी मेन मेमोरी के अंदर अगर तो ट्री छोटा है, ये नहीं है कि बहुत बड़ा डाटा सेट है तो आप कहेंगे वो मेन मेमोरी में जा सकते, नहीं। अगर तो कुछ यूज़ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि हमारे पास अगर तो ट्री बहुत छोटा बनकर आया है तो वो डायरेक्ट मेन मेमोरी के अंदर भी फिट हो जाएगा, और डायरेक्ट मेन मेमोरी से ही हम फ्रीक्वेंट पैटर्न्स जनरेट करके निकाल लेंगे। क्या मतलब? हमें डिस्क में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डिस्क की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखें, जो एप्रियोरी की जो शॉर्ट कमिंग थी कि बहुत बड़ा डाटा सेट अगर हो तो ज़्यादा कैंडिडेट आइटम सेट जनरेट हो रहे थे, मतलब एक जो हमारा पास जो रिक्वायरमेंट थी मेमोरी की वो इंक्रीज़ कर रही थी। एप्रियोरी तो कभी भी मेन मेमोरी में हम उसको डायरेक्ट उसको नहीं कर सकते। अब इसने किस तरह से उस चीज़ को एड्रेस किया है कि हम अगर तो ट्री छोटा बना है तो वो डायरेक्ट मेन मेमोरी के अंदर भी आ सकते हैं, हम मेन मेमोरी ही से डायरेक्ट हम फ्रीक्वेंट पैटर्न्स आगे से निकाल लेंगे, तो डिस्क की तरफ स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक चीज़, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है एफपी ग्रोथ एल्गोरिदम का। दूसरी चीज़ ये है कि हमने पहले बात की कि जब हम हेडर टेबल बनाते हैं, हेडर टेबल में हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ये तो ऑलरेडी डिसेंडिंग में था तो हमने इसी को यूज़ किया है। वैसे क्या होता है कि जब हम फ्रीक्वेंसी काउंट्स जो है सपोर्ट फाइंड करते हैं इंडिविजुअल आइटम्स की, उसके बाद हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं आइटम्स को। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेंडिंग में थे तो हमने उसको इसी तरह से लिखा है। तो आपके माइंड्स में ये क्वेश्चन आया होगा कि क्या हम इसको असेंडिंग से कर सकते हैं, क्या ये असेंडिंग से किया जा सकता है? सो द आंसर इज़ येस। आप ट्री को जनरेट असेंडिंग से भी कर सकते हैं, कोई आप पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। असेंडिंग से भी ट्री जनरेट किया जा सकता है, हो सकता है, लेकिन उसमें मसला क्या है कि अक्सर ऐसा होता है कि जो असेंडिंग ऑर्डर से जो हमारे पास ट्री आएगा उसका साइज़ थोड़ा सा जो है ना वो बड़ा होगा। असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करने से, असेंडिंग ऑर्डर में जो आइटम्स डाल के जो हम ट्री बनाएंगे उसमें साइज़ थोड़ा सा ट्री का ज़्यादा आएगा। ये स्पेसिफिक एग्जांपल
ये देखें, हमने इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर के थ्रू किया तो ये ट्री आया है। अभी छोटा सा ट्री बना है, तो बोर्ड में किया तो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। यही एग्जांपल अगर आप असेंडिंग के थ्रू करेंगे तो हो सकता है इस ट्री से थोड़ा सा बड़ा ट्री जनरेट हो जाए। तो इसलिए हम नॉर्मली डिसेंडिंग ही को यूज़ करते हैं, असेंडिंग को यूज़ नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है कि असेंडिंग के थ्रू ट्री बन ही नहीं सकता, बन सकता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा ऐसा नहीं है, अब हमेशा ऐसा भी नहीं है कि हम डिसेंडिंग से हमेशा हमें छोटा ही ट्री मिलेगा। कुछ केसेस ऐसे भी हमें आ जाते हैं कि डिसेंडिंग से भी हमें बड़ा ट्री मिल रहा होता है। तो ये चीज़ें, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। मैंने कोशिश की है एफ पी ग्रोथ में जो जो फ्रीक्वेंट पैटर्न ट्री जनरेशन है उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, जो हेडर टेबल हो गया, कंप्रेशन हो गया, ये सारी क्या चीज़ें हैं, पॉइंटर्स क्या हो गया, मैंने कोशिश की है कि इसी एक वीडियो में सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं कवर करूं। अब इसी से आगे हम चलेंगे फ्रीक्वेंट पैटर्न ट्री माइनिंग के जो दूसरा एल्गोरिदम है, फ्रीक्वेंट पैटर्न, यहाँ से जो हम निकालेंगे फ्रीक्वेंट पैटर्न जो हम जनरेट करेंगे उसकी तरफ, तो वो उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हों तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपकी कोई सजेशंस हैं, आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।